हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन ने लास्ट जो टॉपिक था वो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का किया था, जिसका फॉर्मूला क्या था, -E/2/m। ठीक है। तो उससे आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास नेक्स्ट टॉपिक का नाम, रिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, रिलेशन बिटवीन I एंड VD, मतलब इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आपको बताना, मतलब अपवन वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध बताइए। तो देखिए यहाँ पे वेरी सिंपल है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने कोई कंडक्टर ले लिया है जिसकी लेंथ अपन ने ले ली है यहाँ पे L और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना लिया है A, और अपन ने यहाँ पे किसी को यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई कर दिया है। तो करंट क्या होगा, यहाँ पे फ्लो करेगा। ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा, मतलब चालक का आयतन कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू में लेंथ। एरिया कितना है यहाँ पे A, लेंथ कितनी है L, ये हो गया आपके पास। ठीक है कि नहीं है। अब कह रहा है कि मान लीजिए इफ n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स present इन कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जो आपने कंडक्टर लिया है उसके यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके, n इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास। यहाँ पे आपको पता है यूनिट वॉल्यूम में n है, तो एयर वॉल्यूम में NaL हो गया है। ठीक है कि नहीं है। अब आपसे आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होता है, -E होता है। तो टोटल मूविंग चार्ज कितना हो गया यहाँ पे, आपके पास आने वाले इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पे -E चार्ज है, तो -E से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास ये आपके क्या आ गए हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ गया, मतलब ये Q की वैल्यू अपन कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है कि नहीं है। तो फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। Q की वैल्यू है आपके पास, पुटिंग वैल्यूज ऑफ Q, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे I = Q की वैल्यू -NeAL/T। आपको पता है यहाँ पे हेयर L/में, L क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, टाइम ठीक है, टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। यहाँ पे आप कह रहे हो करंट निकाल रहे हो, करंट निकालने का मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, तो ये आपका करंट हो सकता है। इसका मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, तो उसका मतलब जो वेलोसिटी आ रही है वो कौन सी वेलोसिटी होगी, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा, I = -NeAVD। आपको पता है आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो क्या लेते हो, मैग्नीट्यूड लेते हो। तो I = क्या आ गया, NeAVD। तो यहाँ पे आपने देखा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, यहाँ पे VD आ गया है। ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो क्या कैसे आ जाएगा, VD और I का, VD का मतलब मीटर पर सेकेंड, I का मतलब एम्पियर। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि जो करंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे रिलेशन था, आगे भी यूज आएगा, कई चैप्टर्स में भी यूज होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन है इस चैप्टर के लिए भी और आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी। ठीक है, तो देखिए आगे। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे अपन करेंगे ओम्स लॉ। सॉरी, इससे पहले एक पॉइंट और है, वो कर लेते हैं, उसका नाम होगा मोबिलिटी। चालकशीलता। या इसको अपन बोलते, सॉरी इसके लिए गतिशीलता, जिसको अपन म्यू से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, म्यू से डिनोट करेंगे। तो यहां पे
जो मोबिलिटी होती है वो कितने एक प्रकार का क्या होता है, रेशियो होता है। किस किस का, जो अप्लाइड, जो आपने जिस भी चार्ज पे आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, द मोबिलिटी द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए चार्ज, the ratio of a drift velocity and a applied electric field on a charge is called a mobility of that a charge। तो यहां पे कहने का मतलब किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद आवेश की अपवन वेग और लगाए गए विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे मान लीजिए आपके पास म्यू ई है, यहाँ पे होल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो आपको बता देता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो लाइट पार्टिकल होता है। इसकी यूनिट की बात करोगे तो आपको पता है वोल्ट, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और इसकी क्या होती है, यहाँ पे वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, मीटर कहां पे चला गया ऊपर, तो क्या बन गया यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड थी ना, तो क्या आ जाएगा वोल्ट सेकंड वोल्ट का जाए वोल्ट सेकंड कह दीजिए। तो आपकी यूनिट आपसे पूछी जाए तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड वोल्ट आपकी इसकी यहाँ पे यूनिट आ गई। एक बार दोबारा बता देता हूं आपको कि यहाँ पे मोबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे द रेशियो होती है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए चार्ज इज कॉल्ड मोबिलिटी। मतलब किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश का अपवन वेग और उस पर लगाए गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को उसकी गतिशीलता कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये टॉपिक था, पॉइंट था, सॉरी। अब आगे करेंगे अपन। अभी जो टॉपिक आएगा वो आपने अच्छी तरह से पूरा डिटेल में पढ़ रखा है 10th क्लास में बहुत अच्छे से। तो देखना यहाँ पे कौन सा टॉपिक होगा, ओम्स लॉ। ओम का नियम। आप सभी को पता है कि यहाँ पे ये ओम्स लॉ क्या है। यहाँ पे जैसे कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है और उसको अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया है, कोई पोटेंशियल लगा दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया दोनों एंड्स के बीच में ए और बी, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो हमेशा उसके दोनों सिरों के दोनों एंड्स के अक्रॉस लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ज्यादा पोटेंशियल लगाओगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, कम करोगे तो कम करेगा। ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट यहाँ पे कंडीशन है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ए डायमेंशन, मतलब टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, और डायमेंशन भी इसकी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तब जो लगा यहाँ पे जो कंडक्टर में फ्लोइंग करंट है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर is directly proportional to the applied potential difference across the both ends of the conductor at a constant temperature and a dimension। तो यहाँ पे हिंदी में क्या लिखोगे, यहाँ इसी बात को, इस नियम के अनुसार नियत ताप व विमा पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके दोनों सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशन। क्या बताया, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई। और आपको पता है किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो क्या लगता है कि कांस्टेंट लगता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ गया, आर। आर वैसे तो यहाँ पे कांस्टेंट है, परंतु यहाँ पे ओम ने इसका नाम दे दिया है क्या, रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है क्या, ओम। क्या होती है, ओम। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, और ओम जो होता है हिंदी में भी ओम ही बोलते हैं। और इसका जो सिंबल होता है वो आपको पता होगा, ये ओम का सिंबल, इसका मतलब क्या होगा, ओम। ये इसका क्या है, सिंबल है। अगर आपका यहाँ पे ग्राफ के लिए बोला जाए तो आप ग्राफ किस प्रकार से करोगे, यहाँ पे वोल्ट और यहाँ पे आई एम्पियर। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, यहाँ पे आई है।
तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन ने ये ओम्स लॉ पढ़ा है। अब कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि इसे ये जो लॉ बताया गया ना इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो क्या लिमिटेशंस हैं यहाँ पे देखिए। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक का नाम ही क्या हो जाएगा, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ मतलब ओम्स लॉ जो आपने पढ़ा है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे 3 लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन देखिए, कह रहा है कि हाई पोटेंशियल के ऊपर, किसके ऊपर है, हाई पोटेंशियल के मतलब उच्च विभव के ऊपर ओम्स लॉ इज नॉट फॉलो। मतलब हाई पोटेंशियल के ऊपर ओम्स लॉ का क्या नहीं होती पालना नहीं होती, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है कोई भी कंडक्टर। कैसे देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे V हो गया, यहाँ पे I हो गया, तो स्टार्टिंग में कुछ पोटेंशियल थे तो स्ट्रेट लाइन आ गई, परंतु उसके बाद क्या जाता है इस प्रकार से। इसका मतलब यहाँ तक तो आपका क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, इसके बाद में स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा, इसका मतलब फॉलो नहीं हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे हाई पोटेंशियल के ऊपर मतलब क्या होता है, ओम्स लॉ क्या नहीं होता, फॉलो नहीं होता। ये फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे इन रिवर्स डायरेक्शन के अंदर ओम्स लॉ क्या नहीं होता है, फॉलो नहीं होता। कैसे, जैसे मान लीजिए V है, यहाँ पे -V, यहाँ पे I, तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो रिवर्स डायरेक्शन में भी सेम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, परंतु नहीं आता, तो इस प्रकार से ये आ जाता है। तो मतलब रिवर्स डायरेक्शन के अंदर फॉलो नहीं होता है कौन है, ओम्स लॉ। तो 3 लिमिटेशन हो गई है 2। तीसरी लिमिटेशन क्या कहती है यहाँ पे कि जैसे कुछ डिवाइसेज होते हैं, जैसे अपन सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, कुछ डिवाइसेज जैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, लॉजिक गेट होता है। ये जो डिवाइसेज हैं इनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। तो आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो क्या ओम्स लॉ को क्या नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते। मतलब उनके लिए जो ग्राफ खींचोगे VI के बीच में वो क्या नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आर नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं वो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से 3 लिमिटेशन हो गए। हाई पोटेंशियल फॉलो नहीं होता ओम्स लॉ, रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो नहीं होता, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा अभी R यहाँ पे क्या होता है आपको बता देता हूं। ये किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है जो कि क्या काम करती है, उसमें फ्लोइंग चार्ज का क्या करती है, अपोज करती है। तो चार्ज का फ्लो कह दो, चार्ज के फ्लो का अपोज कह दो, या करंट के फ्लो का अपोज कह दो, क्योंकि चार्ज के फ्लो के कारण ही करंट फ्लो करता है। तो दोनों बातों का मतलब एक ही है यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज इन दैट सब्सटेंस। मतलब किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है जो उस पदार्थ में प्रवाहित आवेशों उसमें प्रवाहित आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है। तो ये आप के यहाँ पे अलग, तो ये इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग के लिए अलग अलग होती है। कंडक्टर के लिए अलग, इंसुलेटर के लिए अलग है, और सेमीकंडक्टर के लिए अलग। जो इंसुलेटर होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा अपोज हो जाता है, तो चार्ज क्या नहीं कर पाता, फ्लो ही नहीं कर पाता, इसलिए उसके अंदर करंट भी क्या नहीं करता, फ्लो नहीं करता। यहाँ पे अपने टॉपिक, अपना चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसलिए अपन ज्यादातर अपन यहाँ पे बातें कंडक्टर के बारे में ही करेंगे। तो यहाँ पे जो कंडक्टर पूछा जाए क्या कि कंडक्टर जो होता है ना उसका उस रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है ना, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिपेंड, वो कौन कौन से घटक है जिसके ऊपर चालक के का प्रतिरोध निर्भर करता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूं, तो 3 या 4 फैक्टर हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है, यहाँ पे लेंथ मतलब लंबाई।
कंडक्टर की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है उसका रेजिस्टेंस। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। मगर मतलब लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, अगर कम है तो कम होगा। इस प्रकार से यहां पे ये होता है। दूसरी नंबर बात यहां पे क्या होगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मतलब यहां पे एरिया क्रॉस सेक्शन के कैसे होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा नेचर, नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो आयरन है या फिर गोल्ड है या सिल्वर है या मतलब कौन सा आपका वो कंडक्टर है। चौथी नंबर बात किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। मतलब टेम्परेचर पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। तो कितने फैक्टर्स हो गए यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टर्स में हमने देखा 2 तो इक्वेशन ही आ गई हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? एल बाई ए आ जाएगा। आपको पता है किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो क्या लगता है कि कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे रो आ गया, एल अपॉन में ए। रो यहाँ पे वैसे तो कांस्टेंट है, परंतु यहाँ पे इसका नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है? रेजिस्टिविटी, या फिर दूसरा नाम होता है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब हिंदी में बोलोगे तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। क्योंकि आपने देखा ये क्या आया था? ये कांस्टेंट आया है। तो इसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। मतलब जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होती है ना, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो एक तो नेचर कैसा है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, आयरन का है। दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आप देखोगे बुक के अंदर एक टेबल दी मिलेगी रेजिस्टिविटी की, तो साथ में ऊपर लिखा होगा कि इतने टेम्परेचर पे, क्योंकि रेजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। हाँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। बाकी नेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, तो उसके लिए अलग होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली पूछ ही लिया जाता है इसके अंदर से। ठीक है, नहीं है? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे इसके अंदर से 1-2 टाइप मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, आपने क्या काम किया? उसकी लेंथ को डबल कर दिया और एरिया क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब मान लीजिए पहले लेंथ एल थी, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना था? ए था। अब लेंथ एल डैश होगी, मतलब पहले की लेंथ क्या हो गई है? डबल हो गई है। मान लीजिए डबल कर दी, और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो गया है आपका? ए डैश। ये कितना कर दिया आपने? हाफ कर दिया है। तो पहले तो रेजिस्टेंस कितना था? रो एल बाई ए। अब कितना हो जाएगा? आर डैश हो जाएगा रो एल डैश बाई ए डैश। तो रो एल डैश की वैल्यू पुट करिए 2l अपॉन में ए डैश की वैल्यू पुट करिए ए बाई 2 कहां पे चला गया? ऊपर। कितना आ गया? 4 रो एल बाई ए। ये आपके पास आर डैश आ गया। तो आर डैश इक्वल टू क्या है? ये तो आपके पास किसकी वैल्यू थी? आर की। तो क्या आ गया? 4r। मतलब उसका रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको क्वेश्चन को कैसे भी चेंज करके, ये कोई मतलब फिक्स नहीं है, इसको कैसे भी बोला जा सकता है कि लेंथ को हाफ कर दिया, एरिया क्रॉस को डबल कर दिया, या दोनों को डबल कर दिया, या दोनों को हाफ कर दिया, तो किस प्रकार से उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो वैल्यू पुट करके। ठीक है, कई बार यूं कह दिया जाता है कि मान लीजिए, ये क्वेश्चन, ये जो आपकी बार क्वेश्चन बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है ना? यूं कह दिया जाता है कि मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, कोई कंडक्टर है, और उसका जो रेजिस्टेंस है मान लीजिए 10 ओम है। अगर उसकी लेंथ को क्या कर दिया गया? यहां पे डबल कर दिया गया। लेंथ को कितना कर दिया गया? डबल कर दिया गया है। तो उसके रेजिस्टेंस के ऊपर और रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा?
रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और रजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आप बताओगे। तो अगर लेंथ को डबल कर दिया है तो आपको पता है रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, एल था, तो लेंथ ही डबल हो गई है तो रजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस भी क्या हो गया है, डबल हो गया। कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। पर रजिस्टिविटी कितनी रहेगी, पहले रो थी तो अब भी रो रहेगी। क्यों, क्योंकि आपने यहां पे क्या किया है, लेंथ को बढ़ाया है और लेंथ के ऊपर या एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर रजिस्टिविटी डिपेंड ही नहीं करती। रजिस्टिविटी ओनली डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे। तो नेचर और टेम्परेचर तो उतना ही है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो कांस्टेंट ये रो तो क्या रहेगी यहाँ पे, नॉट ए चेंज, मतलब रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। कई बार यहाँ पे यही क्वेश्चन आपका किस प्रकार से पूछा जाता है कि आपने कोई कंडक्टर है, आपने उसको क्या किया है, स्ट्रेच कर दिया, मतलब खींचकर डबल किया उसकी लेंथ को। याद रखना ये बात, अगर आपने खींचकर आपने डबल किया है तब उसकी लेंथ और रजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यही क्वेश्चन इस प्रकार से बोल दिया जाए तो तब क्या करोगे। तो आपको पता है, मान लीजिए पहले लेंथ एल थी, एरिया कितना था, ए था, तो वॉल्यूम कितना होगा, ए एल इंटू में ए। अब आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम तो आपका, आपने वायर को खींचोगे तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ गई तो एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपने खींचा तो एरिया क्रॉस सेक्शन ए डैश हो गया और ये एल डैश हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल ही रहेगी, तो दोनों की इक्वल कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, ए डैश एल डैश इक्वल टू एल ए हो गया। अब आपको पता, आपने कहा कि लेंथ को आपने डबल कर दिया तो एल डैश की जगह क्या लिख दोगे यहाँ पे, ए डैश और 2l करना पड़ेगा, कि आपने डबल कर दिया, एरिया का नहीं पता, तो 2l से एल कैंसिल हो गया, तो ए डैश कितना हो गया, a/2। मतलब लेंथ अगर खींचकर आप डबल करोगे तो लेंथ डबल हो गई है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, हाफ हो गया। तो अब की बार यहाँ पे लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, परंतु एरिया के कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से करोगे कि यहाँ पे पहले तो क्या था, R इक्वल टू रो एल बाई ए था, परंतु अब कितना हो जाएगा, R डैश, रो तो उतना ही रहेगा, L कितनी हो गई है, 2l हो गई है, A कितना हो गया है, आधा हो गया है, तो क्या गया, a/2, तो 2 कहां पे चला गया, ऊपर चला गया, तो क्या गया, 4 रो एल बाई ए। मतलब ये तो आपका क्या था, R, तो R डैश इक्वल टू क्या गया है, 4R आ गया, और R की वैल्यू कितनी बता रखी थी, 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 ओम हो जाएगा। तो इस केस के अंदर पहले वाले केस में कितना बताया, 20 ओम, और इस वाले केस में कितना हो गया, 40 ओम। दोनों क्वेश्चन सेम लग रहे हैं परंतु डिफरेंट है। यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि कैसे हुआ डबल लेंथ डबल कर दी, यहाँ पे क्या क्या कहेगा, आपने स्ट्रेच करके डबल लेंथ की है, तब आपका दोनों का आंसर ये आएगा। परंतु रजिस्टिविटी दोनों की में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि रजिस्टिविटी तो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अपन ओम्स लॉ का टॉपिक कंप्लीट करते हैं, बाकी आगे इससे रिलेटेड है वो कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।